गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सब कैसे हैं? सब बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो स्टूडेंट्स, यार हमने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को मतलब इसको सोल्व किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पहले हमने बताया था, लेकिन उससे पहले हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन के बारे में। सर इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको साफ साफ शब्दों में इसका मीनिंग बताया था सर। क्वालिटी और क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ एन एसेट जिसकी डिमिनाइश हो रही है, डिमोलाइज हो रही है, या फिर उसका ऑब्सोलीट हो रहा है या खराब हो रही है और उसकी वैल्यूएशन में कमी आ रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कितनी कमी आ रही है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना सर। अलग अलग कंपनी में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अलग अलग कंपनीज में हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग मेथड को फॉलो करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, और रेट भी उनके आपसे सेटिस्फाई होते हैं। रेट भी वो खुद मतलब डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें इस रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है, मेथड इस रेट के हिसाब से लगाना है, ठीक है। ये सब उनका मानना है, लेकिन मैंने ये बोला तो आपको ये भी चीज बताई थी कि अकाउंटिंग में और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अलग अलग चीजें हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या है, वो लॉ ने स्पेसिफाई कर रखा है आपको इस मेथड के हिसाब से एक पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन इस एसेट पे लगाना है। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर वो अपने अनुसार अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकती है, रेट भी अपने आप से इस्तेमाल कर सकती है। सर लास्ट क्लास में हमने मेथड्स बहुत सारे लिखे थे, जैसे फॉर लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, WD मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन आर मेथड, डिप्लीशन मेथड, चेंज इन मेथड। लेकिन हमने शुरुआत करी थी स्ट्रेट लाइन मेथड से, जिसमें हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, तीनों का एक ही नाम है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल अधिकतर कंपनीज करती है, बट इनके नाम जो अलग अलग है, काम एक ही है। मैंने क्या रिपीट किया? नाम जो अलग अलग है, काम एक ही है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीए फाउंडेशन के अंदर तो ये चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे कहां जाएंगे? क्यों? क्योंकि उनके तो एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में मान लो उन्होंने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को लिख दिया और उनको समझ में नहीं आया, यार हमने तो ऐसा कोई मेथड पढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैंने तीनों नाम स्पेसिफाई किए, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग, इन तीनों के भी नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। बस मैंने थर्ड्स का नाम बताया, क्यों सीएमए फाउंडेशन वाले इसमें ना फंसे तो बेहतर है, ठीक है। सो लेट्स आगे स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास, मैंने ये भी बोला था कि मेरे पास क्वेरीज भेजना, बच्चों की मेरे पास क्वेरी भी आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि बच्चे, मेरे को इससे लगता है कि बच्चे इससे वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं और आगे मेथड्स को फॉलो भी कर रहे हैं। तो मेरे पास क्वेरीज ये आई कि सर आपने जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया उसमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन मेथड का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वही है, वो सॉरी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम मेथड कराया था, लेकिन उसमें आपने ये करा था कि पूरी की पूरी मशीनरी आप बेच देते। क्वारीज मेरे पास ये आई है कि सर मान लो कि अगर एसएलएम मेथड ही है और हम पूरी मशीनरी नहीं बेच रहे, मशीन का एक टुकड़ा बेच रहे हैं और रिमेनिंग मशीन का भी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगा, उसको किस तरीके से परफॉर्मे में सेट करेंगे, तो ये भी हमें बताइए। और प्लस ये भी बोला गया था कि सर WDV मेथड भी जब आप कराओ तो उसके अंदर फुल फ्लैज क्वेश्चन, मतलब पूरी मशीन ना बेच के उसमें से भी, मतलब जैसे एसएलएम की जो क्वारी थी कि एक पार्ट बेचते, वैसे WDV मेथड से भी एक पार्ट बेचने वाला ही क्वेश्चन हमें कराओ, ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि डेप्रिसिएशन में आगे बोला क्या है, ठीक है ना। तो हम आज कम से कम 2 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं और 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे डेप्रिसिएशन मेथड में, एक एसएलएम और एक WDV। तो आज दोनों मेथड हमारे कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हमारे बाकी के मेथड्स में भी थोड़ा एक बार नजर डालेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। मेरे पास क्या क्वेरी आई थी सर बच्चे की? मेरे पास क्वेश्चन आए थे, एक दो क्वेश्चन आए थे मेरे पास, जो बच्चों ने मेरे से पूछा सर एक बार इसको फॉर्मेट में एक बार सेट करके बताइए कि सर किस तरीके से ये होगा और किस तरीके से नहीं होगा। तो लेट मी ओपन। यस, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 अप्रैल 2012 अ कंपनी परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख। एक नई मशीनरी आपने परचेज करी है 1 अप्रैल 2012 के अंदर। न्यू मशीनरी 10,000 के आपने परचेज करी है 1/1/2013, मतलब 1 जनवरी। मतलब हमारा जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा था 1 अप्रैल से, उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला था 31 मार्च 2013। लेकिन ठीक उसके 3 महीने पहले आपने एक और मशीनरी परचेज करी है 10,000 की, और 20,000 की आपने परचेज करी है 1 अक्टूबर 2013, मतलब ठीक 6 महीने बाद।
6 महीने तो नहीं बोलूंगा, मतलब 31 मार्च कंप्लीट हो जाने के बाद ठीक 6 महीने बाद आपने एक और मशीनरी परचेज करी 20,000 की। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2014 के अंदर अ मशीनरी वूज बुक वैल्यू हैज बीन had been 30,000 on 1 April 2012 was sold for 16,000। ये मेरे ख्याल से ये 1 अप्रैल 2012 की बात कर रहा है, जिसमें जो हमने 2 लाख की परचेज करी थी उसका एक पार्ट था मशीनरी का 30,000 का, वो आपने सोल्ड कर दिया 16,000 में, मतलब बुक वैल्यू थी वो भी, ठीक है। एंड द एंटायर अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू द प्लांटर मशीन। ये बताने की सर हमें जरूरत नहीं है कि जितना भी आपने बेचा वो क्रेडिट साइड में लिखना होता है, हमें मालूम है क्योंकि हमने जर्नल एंट्री की हुई है कि अगर जब हम परचेज करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब हम बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज और 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। प्लांट एंड मशीनरी शो करनी है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2015। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। सर स्टार्ट करते हैं। बनाना क्या है सर, हमें एक बार देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वर्किंग नोट के लिए मैंने एक अचानक से एक जगह छोड़ दी है, यहां पे हम अपना वर्किंग नोट करेंगे ताकि मैं आपको समझा सकता हूं, और यहां पे हम अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एक बार फॉर्मेट दोबारा से बना रहे हैं हम सर। फर्स्ट अप्रैल 2012 के अंदर टू बैंक अकाउंट आपने परचेज करी 2 लाख की मशीनरी, ठीक है सर। उसके बाद ठीक 9 महीने बाद 1/1/2013 के अंदर आपने एक और मशीनरी परचेज करी है 10,000 की। बस सर इस साल इतना ही काम हुआ है, इससे ज्यादा का काम नहीं हुआ है। 31 मार्च 2013 के अंदर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे भी। डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहली मशीनरी, दूसरी मशीनरी। पहली मशीनरी 2 लाख की हमने पूरे साल इस्तेमाल करी है 10% के हिसाब से 20,000, और 10,000 की मशीनरी हमने सिर्फ 3 महीने इस्तेमाल करी है, तो 10,000 का 10% 1,000 और उसका 3 महीने का 250, तो 20,250। ओके सर, एक बार लेट मी चेक कि रेट सही है या नहीं है। 10% है, करेक्ट है। फिर 31 मार्च 2013 को ही बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट सेकंड 2 लाख की मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का डेप्रिसिएशन 180, और 10,000 की मशीनरी 250 का डेप्रिसिएशन 9,750, 189,750। ये आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा 2,10,000। ओके, 1 अप्रैल 2013 एक बार फिर से अपना अकाउंट ओपन हुआ, टू बैलेंस बीडी फर्स्ट सेकंड 1,80,000, 9,750, 1,89,750। ओके सर, कुछ हुआ है इस साल में, जरा देख लेते हैं सर। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 31 मार्च 2014 आने से पहले आपने 1 अक्टूबर 2013 में एक और मशीनरी आपने परचेज करी है टू बैंक अकाउंट 20,000 की। फिर 31 मार्च 2014 उसके ठीक 3 महीने बाद हुआ है जो भी हुआ है, तो अभी फिलहाल 31 मार्च 2014 तक कुछ नहीं हुआ।
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट सेकंड। ओ सॉरी, 3 मशीन है इस बार। सर लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे 2 लाख पे 2 लाख का 10% 20,000, और इस बार 10,000 की मशीनरी भी आपकी पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुई है 1,000, और 20,000 का 10% 6 मंथ्स का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 1,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 22,000। यहाँ पे 31 मार्च 2014 बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट सेकंड थर्ड, माइनस इसमें से ही होगा, सेम दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, माइनस रिमेनिंग वैल्यू से ही होगा। 180 में से 20,000 गए 160, 9,750 में से 1,000 गए 8,750, और 20,000 1,000 गए 19,000। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितना हो गया। 187,750 टोटल। यहां पे भी 2,09,750 और 2,09,750। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। चलो, मैं फर्स्ट ईयर का अभी रेज कर रहा हूं, क्योंकि ये तो शायद आपने इतना तक तो कर लिया होगा, बाकी अगर कोई स्टूडेंट नीचे का नहीं कर पाया तो उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी है, वो आराम से कर सकता है, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट करना है सबसे पहले। सर दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंट 1 अप्रैल 2014 के अंदर, टू बैलेंस बीडी फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1,60,000, 8,750 और 19,000, 187,750। सर हुआ क्या था, 1 जुलाई 2014 के अंदर आपने एक मशीन का टुकड़ा जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 30,000, लेकिन अगर मैं इसकी भी ओरिजिनल वैल्यू बोल दूं तो 2 लाख, मतलब 1/4/2012 को जो आपने परचेज किया था 2 लाख का, उसका एक टुकड़ा है 30,000 का, जिसकी बुक वैल्यू है 30,000, उसको आपने बेचा है 16,000 में। बाय, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं इसे भी, बाय सॉरी बैंक अकाउंट 16,000 का आपने इसको सोल्ड किया है। लेकिन एक बात बताइए सर, आपने इस्तेमाल करके सोल्ड किया है, यूज करके, वो भी कितने महीने, 3 महीने, अप्रैल मई जून। 1 जुलाई को तो आपने बेच दिया, तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा। ओरिजिनल वैल्यू पे बिल्कुल सर 30,000 पे ही लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड है। तो सर 30,000 का 10% 3 मंथ्स, 750। तो सर लॉस प्रॉफिट अभी जानते हैं, देखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, 2 लाख की जब मशीनरी आपने परचेज करी थी तो उसी के अंदर ये 30,000 वाला एक टुकड़ा था जो उसी के अंदर इंक्लूड था। अगर 2 लाख पे 2 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया तो 30,000 पे भी लगा होगा 2 साल तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल लगा होगा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल लगा होगा। तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए ना कि 2 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि 2 लाख पे तो जो आपने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया वो तो आपने 2 लाख पे तो टोटल वैल्यू पे लगाया है, उसका एक टुकड़ा था 30,000 का, उसमें भी लगा के देख लीजिए 1 अप्रैल 2012 से लेके। बिल्कुल सर 2 साल लगाएंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2014 के अंदर तो वो बिक चुकी थी, और उसका 3 महीने का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 750। ठीक है, तो सर 2 साल तक, मतलब 31 मार्च 2013
और 31 मार्च 2014, इसके अंदर कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा सर? 30,000 का 10% पूरे 12 महीने का, क्योंकि 2 लाख की मशीनरी आपने 1 अप्रैल को ही खरीदी थी, तो उसके अंदर जो इंक्लूड है 30,000 का टुकड़ा, वो भी 1 अप्रैल को ही परचेज किया था। तो कितना लग जाएगा सर? 3,000 और 30,000 का 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा 3,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 6,000। मतलब सर जो हमारी 30,000 में से 6,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो कितने की मशीनरी बची है? 24,000 की, जो किसके अंदर इंक्लूड है सर? 1,60,000 के अंदर, क्योंकि 2 लाख पे जो डेप्रिसिएशन लगा था 2 साल तक, उसकी वैल्यू अब कितनी रहेगी? 1,60,000। तो इसी के अंदर आपका 24,000 का जो मशीनरी आपने बेच दी है, वो इसके अंदर इंक्लूड है 1,60,000 में, तो ये आपने बेच दी है, ठीक है ना। और इस पे और डेप्रिसिएशन कितना लगा है सर? 24,000 पे 750 3 महीने का और डेप्रिसिएशन लगा है, तो इसकी वैल्यू हो गई है 23,250, 23,250, ठीक है। इतने की मशीनरी आपने 16,000 में इसको सोल्ड किया है, तो कितने की बची? मतलब कितना लॉस हुआ? 7,250 रुपए का आपका इसमें लॉस हुआ है, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आएगी? बिल्कुल सर, ये वर्किंग नोट हो गया, ओके। उसके बाद उसी साल या उसी डेट पे तो कुछ हुआ नहीं है, सीधा डेप्रिसिएशन पे आता है 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी वही 3 ही रहेगी, क्योंकि एक टुकड़ा ही बेचा है, पूरी मशीनरी नहीं बेची है, ठीक है। मैं नीचे का ये रेज कर देता हूं। सर 1,60,000 में से तो आपकी 24,000 की मशीनरी तो आपकी बिक गई, बिल्कुल सर। तो अब माइनस कितना होगा? 1,36,000 में से माइनस होगा डेप्रिसिएशन। लेकिन सर डेप्रिसिएशन लगाएंगे किस पे? क्योंकि 1,60,000 की ओरिजिनल वैल्यू तो 2 लाख थी, तो 1,36,000 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? आराम से निकल जाएगी। देखो सर, हमारे पास जो टोटल मशीनरी थी वो 2 लाख की थी, जिसमें से आपने एक 30,000 का टुकड़ा बेच दिया, ठीक है ना, जिसकी नेट वैल्यू रह गई थी 24,000, ठीक है सर। बची कितनी ओरिजिनल वैल्यू? अब 1,70,000। तो अब इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, जिसकी अब नेट वैल्यू रह गई है 1,36,000। तो 1,70,000 पे 10% 17,000, 10,000 पे जो जिसकी वैल्यू 8,750 है, 10,000 पे लगेगा ओरिजिनल वैल्यू पे। 10,000 पे 10% 1,000, और 20,000 पे 10% 2,000। इस बार 20,000 पूरे साल के लिए इस्तेमाल हुई है, 20,000 का डेप्रिसिएशन टोटल। फिर 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। माइनस सर किसमें से होगा? 1,36,000 में से 17,000 माइनस हुआ तो बचेगा कितना सर? 1,19,000। 8,750 में से 1,000 गया 7,750, और 19,000 में से 2,000 गए तो 17,000। टोटल कर लेते हैं सर इसका। ये हो गया आपका प्लस 7,750 प्लस 17,000, 1,43,750। और इधर आपका यहाँ पे टोटल हो जाएगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ, इतना आपने देख लिया होगा, इसको मैं रेज कर देता हूँ। 1,87,750, 1,87,750 डबल लाइन। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। बच्चे की जो क्वेरी थी, जो उसने मेरे को डाउट भेजा था, वो मैंने डाउट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए प्लीज, नोट दैट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसा ही क्वेश्चन कोई टुकड़े वाला WDV में समझा दीजिए, बिल्कुल मेहरबानी हो जाएगी। बिल्कुल सर वही समझा देंगे। और पहली बात, ओरिजिनल कॉस्ट खत्म हो चुका है। ओरिजिनल कॉस्ट में क्या था कि हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन WDV मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, मैंने बोला था कि आपका रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगेगा। जितने का आपका कट चुका है उतने पे ही लगेगा, जितना आपका बैलेंस सीडी बचेगा उतने पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ऐसा कंपनी करती है और हमें भी वही सिखाया गया है।
क्या बोलता है क्वेश्चन, बच्चे की ही क्वेरी आई थी, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। लक्ष्मी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2009। इस बार तो इसने 1 अप्रैल को खरीदा ही नहीं है, इसने ठीक 6 महीने बाद खरीदा है। खेल रहा है क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग सर नाम आ चुके हैं, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, WDV वही चीज है। CMA फाउंडेशन वाले थोड़ा ध्यान दे। On 1st January 2012, 1/4 of the machinery was found unsuitable, and disposed of for 6,000। 1/4 मशीनरी बेची आपने, ओके। On the same date, a new machinery at a cost of 15,000 were purchased। उसी डेट पे आपने एक और मशीनरी परचेज करी है 15,000 की। Write up the machinery account for 4 years। The account are closed on 31st March every year। ओके सर, बनाना क्या है सर, मशीनरी अकाउंट। सेम दोबारा से वही चीज, आपका वर्किंग नोट यहीं, और आपका मशीनरी अकाउंट यहां पे। सर 1 अक्टूबर 2009, 9 है 10 है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 2009 है। 40,000 की आपने मशीनरी परचेज करी है टू बैंक अकाउंट, 40,000 की। ओके सर, इस साल जो इसका हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वो 31 मार्च 2010 में कंप्लीट होगा, तो कुछ हुआ है जरा देख लेते हैं। सर 10% का डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग है, हुआ सर 1 जनवरी 2012 पे, अभी टाइम है, अभी टाइम है सर। 31 मार्च 2010 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर कितना, 40,000 का 10% 6 मंथ्स का, अक्टूबर में परचेज करिए ना भाई, 6 मंथ्स का मतलब 2,000, और आपकी बची कितनी है, 31 मार्च 2010 बाय बैलेंस CD। 40,000 में 2,000 गए, 38,000, 48,000 सॉरी 40,000। ओके, 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस BD 38,000। सर 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर इस साल उसी 2012 में हुआ था, कोई बात नहीं। सर लगेगा कितने पे, 40,000 पे नहीं, मैंने बोला ना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कितना बैलेंस भी CD बचा था, 38 पे 10% पूरे साल का 3800। 31 मार्च 2011 बाय बैलेंस CD 34,200। 38,000, 38,000। ओके सर, 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस BD 34,200। सर 31 मार्च 2012 आने से पहले, 31 मार्च 2000 सॉरी 31 मार्च कह रहा हूं, हाँ सही है, 31 मार्च 2012 आने से ठीक 3 महीने पहले आपने एक मशीनरी और परचेज करी है टू बैंक अकाउंट 15,000 की। ओके सर,
ठीक है। और सर साथ में आपने क्या करा, 1/4 मशीनरी बेच दी है जो आपने कब 1/10/2009 को परचेज करी थी, वो भी कितने की 40,000 की, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रह गई अब 34,200। 1/4 मशीनरी बेच दी है। सर इस बार तो ओरिजिनल कॉस्ट का मेथड तो है ही नहीं। बिल्कुल सर, तो क्यों ना हम सीधा इसी का ही 1/4 निकाल लें, डिमिनिशिंग मेथड है ना, निकालना तो हमें इसी पे ही है डेप्रिसिएशन, तो क्यों ना हम इसी का ही 1/4 कर लेते हैं, पता लग जाएगा ना 1/4 कितनी मशीनरी बची है। ठीक है, उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना। बेची तो सर यहां पे मैं लिख देता हूं 1 जनवरी 2012 बाय बैंक अकाउंट। सर बेची कितने की है, 6,000, 6,000 के डिस्पोज करिए, लेकिन सर यूज करके 1/4 मशीनरी भी यूज करके, क्योंकि वो है तो इसी के अंदर इंक्लूड, लेकिन 1/4 मशीनरी आपने बेची कब है, जनवरी को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरे 9 महीने यूज करके, तो उसका डेप्रिसिएशन बिल्कुल सर लगाएंगे 12 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर 34,200 की 1/4 मशीनरी कितनी है सर, ये है 34,200 डिवाइडेड बाय 4, 8,550 की मशीनरी आपने बेची है, वो भी 9 महीने यूज करके, क्योंकि ये तो इधर की वैल्यू है ना 1/4/2011, हमें तो इधर तक की वैल्यू चाहिए ना कि कितना इस्तेमाल हुआ है, तो 8,550 पे 10% 9 महीने, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा सर, 641। तो इतना डेप्रिसिएशन यहां पे लिख दो, और 1 जनवरी 2012 को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लॉस हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका लॉस ऑन सेल इक्वल्स टू 8,550 माइनस 641 माइनस कितने की, 6,000 की बेची है, 8,550 माइनस 641 माइनस 6,000, 1909, तो 1909 का आपका लॉस। ठीक है सर, तो 31 मार्च 2012 के अंदर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर 2 मशीनरी रह गई है, पहली और दूसरी। पहली तो सर यही वाली 34,200, क्योंकि आपकी 34,200 में से सिर्फ 8,550 की मशीनरी बची है, वो सॉरी 8,550 की मशीनरी आपने बेच दिया, उसमें से बची कितनी, 25,650, में यहाँ पे लिख देता हूं रिमेनिंग मशीन। $34,200 माइनस 8,550, 25,650 की मशीनरी जो आपकी पूरे साल इस्तेमाल हुई है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2,565, और 15,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, वो भी 3 मंथ्स का, तो ये हो जाएगा आपका 375, टोटल हो गया 2,940, और यहां पे 31 मार्च 2012 बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर 25,650 में से 2,565 गए 23,085, और सर 15,000 में से 375 गए, अरे तीसरी मशीनरी तो है ही नहीं, 14,625, तो टोटल हो गया आपका 37,710। ओके सर,
49 to 100 टोटल, 49 to 100 टोटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर हमने दोनों मेथड से मशीन का एक एक टुकड़ा जो बेच दिया था उस तरीके का टिपिकल क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, जिससे क्या हमारा कोई भी क्वेरी अब बची नहीं है दोनों मेथड के अंदर। तो हमारा शायद से ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कॉल या फिर कुछ भी या मैसेज हाय हेलो का क्वेरीज भेजते जाइए। मैं आपके क्वेश्चंस को यहीं पे लाइव क्लास में सोल्व करता रहूंगा, और उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करता रहूंगा यूट्यूब पे। तो बस आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करके मुझे एक बार कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए बच्चों से, ताकि मेरे को ये लगे कि हाँ ये वाला चैप्टर हमें समझ में आ गया है, ताकि मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर को भी इसी तरीके से समझा सकूं। ठीक है, एंड आगे के जितने भी मेथड रहते हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक टारगेट लेके चलेंगे कि बाकी के रिमेनिंग जितनी मेथड है उसको कंप्लीट कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्योंकि बाकी के मेथड तो बिल्कुल इजी हैं, बस एक ही मेथड का है जो इसका क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। बाकी के जितने भी मेथड है, मशीन आर, प्रोडक्शन, डिप्लेशन, जो आप पहली बार सुन रहे हो उनका क्वेश्चन बिल्कुल 0 बटा नल आता है। तो ये इजी है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती या फिर कोई बर्डन वाली चीज नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा का पूरा फोकस के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर खत्म हो जाए। सो थैंक यू सो मच।